बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम BSN 7 सेमेस्टर की सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में पिछली वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ इसकी कोर्स ग्रेड शेयर कर चुकी हूँ, जो कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है। और चैनल के प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के एंड में मिल जाएगी, वहाँ से आप स्टडी कर सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम आप लोगों के कोर्स का यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज, स्ट्रक्चर एंड कल्चर पे हैं। इस वीडियो लेक्चर के साथ इसका पार्ट 1 हम कवर कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव्स में लिखा है कि इस यूनिट के एंड के बाद आप लोग किस एबल होंगे कि डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ मैनेजमेंट से रिलेटेड आप लोगों को पता होंगी, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का आप लोगों को पता होगा, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज़ का आप लोगों को पता होगा, वेरियस थ्योरीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड है, वो थ्योरीज़ इस चैप्टर के अंदर आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स है हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन के, वो आप लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के टाइप भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकेंगे। इसके अलावा फॉर्मल और इनफॉर्मल स्ट्रक्चर जो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका आप लोगों को पता होगा। स्टाफ एंड लाइन रिलेशनशिप आप लोग पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर हैं उसके इम्पोर्टेंस का आप लोगों को पता होगा। और रीस्ट्रक्चरिंग, रीडिज़ाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस होती हैं, किस तरीके से की जाती हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग इस यूनिट के अंदर सीखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो जहाँ तक स्लाइड्स की बात है, तो आप लोगों के कमेंट्स आए थे जो फर्स्ट लेक्चर मैंने अपलोड की थी कोर्स ग्रेड पे, तो उसके ऊपर आप लोगों के कमेंट्स आए थे और आप लोग पूछ रहे थे कि सेक्शन बी को सर इब्न नईम पढ़ा रहे हैं और सेक्शन ए को सर ज़ुबैर पढ़ा रहे हैं, तो कौन से स्लाइड्स। तो वो एक सिर्फ एक मैनेजमेंट के तौर पे एक डिवीज़न की गई थी, लेकिन फिर बाद में वो कैंसिल हुई और ये सिर्फ सेक्शन एक ही है BSN 7 सेमेस्टर का, और उनको सर ज़ुबैर पढ़ा रहे हैं। और सर ज़ुबैर का ये जो बुक अभी न्यू बना है, तो यही वो पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी आप लोगों के लिए जितने भी लेक्चर्स अपलोड करूँगी इस कोर्स के, तो इसी बुक से करूँगी और इसी बुक से आप लोगों ने पढ़ना है। ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के जितने भी जो कोर्स ऑब्जेक्टिव्स है उन सब को कवर करती हैं। तो इसीलिए ये जो बुक है ये बेस्ट है, तो इसीलिए आप लोग इसको फॉलो करें, इसको पढ़ें। मैं भी इसी पे आप लोगों के लिए लेक्चर्स बनाया करूँगी। तो जहाँ हम बात करते हैं लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की, तो लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ये दोनों जो है रिलेटेड कंसेप्ट है, एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। लेकिन इनकी अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम देखें तो इनकी डिफरेंट वहाँ पे डिस्टिंक्ट रोल होती हैं। तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को अलग डिस्कस करते हैं और लीडरशिप को अलग डिस्कस करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि लीडरशिप और मैनेजमेंट जो है वो एक ही चीज़ है। लीडरशिप जो है और मैनेजमेंट और लीडरशिप जो है वो दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए लाजमी होते हैं। जहाँ पे हम लीडरशिप की बात करते हैं तो वहाँ पे मैनेजमेंट भी आ जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम इस तरह नहीं कर सकते कि सिर्फ लीडरशिप को रख के मैनेजमेंट को हटा दे, या फिर सिर्फ मैनेजमेंट को रख के लीडरशिप को हटा दे। ये दोनों एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी होती हैं। तो लीडरशिप क्या है? लीडरशिप की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ पे लीडरशिप का मतलब ये है कि लीडरशिप जो है वो इंस्पायर करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं और गाइड करती हैं इंडिविजुअल्स को, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ पीपल को, कि उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, उनको इंस्पायर करती हैं, उनको गाइड करती हैं कि जितने भी जो शेयर्ड गोल्स है या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव जो है वो किस तरीके से करना है। उनको अचीव करने के लिए उनकी जो इंस्पायरिंग होती है, इन्फ्लुएंसिंग होती हैं, गाइडिंग होती हैं, ये लीडरशिप करती हैं। और लीडरशिप में चूँकि हम जिक्र करते हैं लीडर्स का, तो लीडर्स टिपिकली क्या करते हैं? लीडर्स टिपिकली डायरेक्शंस को सेट करते हैं, वो विजन जो होता है उसको वो इंस्पायर करते हैं, जो ग्रुप्स होते हैं, जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनको मोटिवेट करते हैं, इनोवेशंस को फॉस्टर करते हैं, और जो पॉजिटिव चेंज होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या एक टीम के अंदर, तो उसको वो प्रमोट करते हैं। तो वो लीडर्स होते हैं। और जहाँ हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट का फोकस ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसके जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं तो उनको इफ़िशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव करने के लिए मैनेजमेंट में प्लानिंग होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं यानी ऑर्गेनाइजिंग होती हैं, कोऑर्डिनेटिंग होती हैं, कंट्रोलिंग होती हैं और बजटिंग होती हैं। इन सब के थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग और बजटिंग, इन सब के थ्रू इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स या स्पेसिफिक गोल्स होते हैं उनको अचीव करने की कोशिश की जाती है। इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट।
और मैनेजमेंट की जहाँ हम बात करते हैं तो उसमें हम जिक्र करते हैं मैनेजर्स का। तो मैनेजर्स जो होते हैं वो डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं उनको वो देखते हैं, ओवरसी करते हैं, रिसोर्सेज को वो एलोकेट करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं और इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि जो जितने भी टास्क हैं वो अकॉर्डिंग टू इस्टेब्लिश जो स्टैंडर्ड्स और इस्टेब्लिश जो प्लान्स है उनके मुताबिक काम जो है वो हो रही है, इस बात को यकीनी बनाते हैं। कौन यकीनी बनाते हैं? मैनेजर्स यकीनी बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोगों के नर्सिंग में एज ए नर्स स्टूडेंट आप लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, नर्सिंग स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, तो यहाँ पे क्यों आप लोग पढ़ रहे हैं, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? तो इसकी ये इंपॉर्टेंस है कि डिफरेंट ऐसे सेवरल रीज़न हैं जिसकी वजह से आप लोगों के लिए ये सब्जेक्ट जो है ये इंक्लूड किया गया है आप लोगों के कोर्स में। उसमें फर्स्ट वन जो बेसिक उसकी एक रीज़न है वो पेशेंट केयर है कि अगर इफ़ेक्टिव लीडरशिप की नॉलेज आप लोगों के पास है और इफ़ेक्टिव मैनेजमेंट स्किल्स आप लोगों के पास है एज ए नर्स, तो ये ज़रूरी होता है कि आप हाई क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आपने हाई क्वालिटी पेशेंट केयर प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए ज़रूरी है कि लीडरशिप और मैनेजमेंट के जो स्किल्स है, जो नॉलेज है वो आपको आती हो, उसका आप लोगों को पता हो। क्योंकि नर्सिस को इस काबिल होना चाहिए कि उनकी जो उनके डिसिप्लिन के अंदर जो इंटरडिसिप्लिनरी उनके जो टीम्स होते हैं तो उनको वो लीड कर सकें, डिफरेंट प्लानिंग जो होते हैं तो उनको वो कोऑर्डिनेट कर सकें, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें ताकि ऑप्टिमल पेशेंट आउटकम जो है वो इंश्योर हो। तो इसके लिए ज़रूरी है कि लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स उनमें हों, इसीलिए आप लोगों के कोर्स में ये सब्जेक्ट जो है ये इंक्लूड की गई हैं। दूसरा एक और रीज़न इसका ये है कि अगर आप पेशेंट के सेफ्टी को यकीनी बनाना चाहते हैं और क्वालिटी वाला केयर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों को लीडरशिप और मैनेजमेंट का पता हो। नर्सिंग लीडर्स और नर्सिंग मैनेजर्स जो होते हैं उनका एक की रोल होता है कि वो पेशेंट के सेफ्टी को प्रमोट करते हैं, उनकी जो क्वालिटी केयर उनको प्रोवाइड करना है उसके लिए डिफरेंट इनिशिएटिव्स वो लेते हैं हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर। वो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स इस्टेब्लिश करते हैं, पेशेंट के आउटकम को मॉनिटर करते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ वो इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि पेशेंट के सेफ्टी को और क्वालिटी ऑफ केयर को यकीनी बनाया जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो लीडर्स हो, वो मैनेजर्स हों और ये सब्जेक्ट पढ़ने के बाद जाके आप लोग मैनेजर्स और लीडर्स बन सकते हैं। इसके अलावा कोलैबोरेशन जो है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स ही वो चीज़ है जो कि नर्सिस को इस काबिल बनाती हैं कि वो इफ़ेक्टिवली कोलैबोरेट कर सके, अपने उनके जो हेल्थ केयर टीम्स है उनके साथ कम्युनिकेट कर सके इफ़ेक्टिवली और जो डिफरेंट हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर डिफरेंट जो केयर्स होते हैं उनको कोऑर्डिनेट कर सके ताकि पेशेंट को इफ़ेक्टिव उसकी जो आउटकम है वो हासिल हो। तो इसीलिए कोलैबोरेशन को जहाँ पे हम मेंटेन करने की बात करते हैं तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स जो है वो चाहिए होते हैं। एडवोकेसी की जहाँ हम बात करते हैं तो नर्सिस का आप लोगों को पता है कि नर्सिस एज ए एडवोकेट काम करती हैं अपने पेशेंट के लिए। तो लीडरशिप और मैनेजमेंट एजुकेशन जो है वो नर्सेस को एम्पावर करती हैं कि वो इक्विटेबल जो एसेस होती हैं हेल्थ केयर के लिए और जो हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर इक्विटी को मेंटेन करना है, सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ जो है उनको जब एड्रेस करना होता है तो उस टाइम ये लीडरशिप और मैनेजमेंट एजुकेशन जो है वो नर्सेस को एम्पावर करती हैं कि वो इन सब चीज़ों को यकीनी बना सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो लीडरशिप और मैनेजमेंट एजुकेशन जो है नर्सिंग में तो वो नर्सेस को इस काबिल बनाती हैं कि उनमें नॉलेज आ जाती हैं, स्किल्स आ जाते हैं, उनमें कम्पिटेंसीज़ आ जाते हैं कि वो जाके किसी एक नर्सिंग डिसिप्लिन के अंदर टीम को वो लीड कर सकते हैं, रिसोर्सेज को मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट आउटकम्स को इस तरीके से वो प्रमोट कर सकते हैं और अगर हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर उनको कोई पॉजिटिव चेंज लानी होती है तो उसमें वो एडवोकेट बन सकते हैं, उसको वो लीड कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो आप लोगों के इस बुक में अगर देखा जाए तो इसमें अब टर्मिनोलॉजीज़ कुछ लीडरशिप एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे लिखी गई है जिनका आप लोगों ने समझना ज़रूरी है। जब तक आप लोग इनको नहीं समझेंगे तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को काफ़ी मुश्किल लगेगी, लेकिन जब ये सारे जो छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजीज़ है ये आप लोगों को एक दफ़ा क्लियर हो जाए तो फिर इसके बाद आसानी से आप लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ सकेंगे। अब इसमें फ़र्स्ट वन है विज़न। विज़न क्या होती है? A clear, inspiring picture of the future state or direction of an organization। ये विजन जो होती है वो एक ऑर्गेनाइजेशन की एक डायरेक्शन होती है, एक इंस्पायरिंग पिक्चर होती है।
अब क्लियर इंस्पायरिंग पिक्चर का मतलब ये है कि ये उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एंथुजियाज़म है, जो क्रिएटिविटी है, जो सेंस ऑफ पर्पस है, उसको स्टिमुलेट करती हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं इंस्पायरिंग पिक्चर। यानी एक क्लियर इंस्पायरिंग पिक्चर होती है कोई फ्यूचर स्टेट या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बना रहे हैं तो उसकी एक ख़ास डायरेक्शन होती है, तो उसको हम कहते हैं विजन। इसी तरह मिशन है। मिशन का आप लोगों को पता है कि द फंडामेंटल पर्पस आर रीज़न ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस, कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एग्जिस्ट करने का रीज़न क्या है, उसकी बुनियादी मकसद क्या है, उसकी एग्जिस्टेंस की बुनियादी मकसद क्या है, उसको हम कहते हैं मिशन। अब यहाँ पे इसके बाद स्ट्रेटजी का आप लोगों को बताया गया है। द प्लान ऑफ एक्शन डिज़ाइन टू अचीव ए पार्टिकुलर गोल आर सेट ऑफ गोल्स। यानी ये स्ट्रेटजी जो होती हैं वो प्लान ऑफ एक्शन होती हैं, जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसके थ्रू पार्टिकुलर गोल्स जो होते हैं, जो सेट ऑफ गोल्स जो होते हैं, उनको अचीव किया जा सकता है। यानी गोल्स को अचीव करने के लिए जो हिकमत अपनाई जाती हैं, हिकमत अमली जो अपनाई जाती हैं, जो प्लान ऑफ एक्शंस तैयार किए जाते हैं, उनको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, तो आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स के गोल और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन एम टू अचीव विद इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम। एक ख़ास एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर जो स्पेसिफिक मेजरेबल टारगेट्स होते हैं जिनको एक ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करना होता है। एक ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये होता है कि एक ख़ास टाइम फ्रेम के अंदर उन गोल्स को वो अचीव करे, तो वो कहलाते हैं गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स, जो कि स्पेसिफिक होते हैं और मेजरेबल टारगेट्स होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। स्वॉट एनालिसिस आप लोगों के यहाँ पे एक नई कंसेप्ट है, स्वॉट एनालिसिस। इसके अलावा जो विजन, मिशन, स्ट्रेटजी या गोल्स है तो पहले से आप लोगों को पता है, ये इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जो स्वॉट एनालिसिस है ये एक असेसमेंट होती हैं, बेसिकली असेसमेंट टेक्निक आप इसको कह सकते हैं, कि जिसके थ्रू एक इंडिविजुअल को या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन को हम इवैल्यूएट करते हैं कि उसके जो इंटरनल जो स्ट्रेंथ्स होते हैं और वीकनेसेस होते हैं और एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं और थ्रेट्स होते हैं, तो उनको मालूम करने के लिए तो ज़ाहिर सी बात है कि इंटरनली जितने भी वीकनेसेस होंगे उनका अगर हमें पता होगा और जो स्ट्रेंथ्स होंगे उनका हमें पता होगा और जो एक्सटर्नल जो अपॉर्चुनिटीज़ है या फिर थ्रेट्स है उनका हमें पता होगा, तो हम अच्छे तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर सकते हैं। उसमें जो वीकनेसेस हैं उनको दूर करके स्ट्रेंथ जो है उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं तो उनके लिए कोशिशें कर सकते हैं और थ्रेट्स वगैरह अगर हैं तो उनको हम ख़त्म करने की, उनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक असेसमेंट टेक्निक है। यानी स्वॉट का मतलब एस जो है यहाँ पे वो स्ट्रेंथ्स के लिए हैं, डब्ल्यू जो है वो वीकनेसेस के लिए हैं, ओ जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए है और टी जो है वो थ्रेट्स के लिए हैं। देखिए लिखा है इसमें कि ए स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टेक्निक यूज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट्स रिलेटेड टू बिजनेस कंपटीशन और प्रोजेक्ट प्लानिंग। ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है, एक हिकमत अमली आप इसको कह सकते हैं कि एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं, वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। किसी भी बिज़नेस कंपटीशन में हम कह सकते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट प्लानिंग हम कर रहे हैं उसमें, या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जहाँ पे भी ज़रूरत हो हम वहाँ पे स्वॉट एनालिसिस कर सकते हैं। अब यहाँ पे लीडर की डिफिनीशन आप लोगों को दी गई है, तो आप लोगों को खुद भी पता है स्टूडेंट्स के लीडर जो होता है, लीडर वो होता है जो इंस्पायर करता है, जो मोटिवेट करता है, जो गाइड करता है दूसरों को ताकि वो जो कॉमन गोल्स हैं उनको अचीव कर सकें। अब ये जो लीडर्स होते हैं तो इनमें स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन की एबिलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग ये करते हैं और इंटरपर्सनल स्किल्स इनके अच्छे होते हैं, और इस तरीके से वो डिफरेंट इंटरपर्सनल्स जो चीज़ें होती हैं तो उनको कंट्रोल करके किस तरीके से लोगों को इंस्पायर किया जा सकता है उसका तरीका उनको आता है, वो इंस्पायर कर लेते हैं। जहाँ हम मैनेजर्स की बात करते हैं तो मैनेजर वो बंदा होता है, वो लोग होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेज है, जो एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए प्लानिंग करें, उनको ऑर्गेनाइज़ करें, उनको डायरेक्ट करें, उनके ऊपर कंट्रोल करें, उनके लिए बजटिंग करें। तो ये मैनेजर का काम होता है बेसिकली, ताकि जो प्री डिटरमिन्ड गोल्स है वो अचीव हो सकें। अब गोल्स अचीव करना दोनों जो है, दोनों का मकसद जो है, एम जो है वो लीडरशिप का भी और मैनेजमेंट का भी।
दोनों का मकसद ये है कि गोल्स जो है वो अचीव हो सके। लेकिन लीडर्स जो है वो विजन देता है, लीडर्स जो है वो इंस्पायर करते हैं, वो मोटिवेट करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम मैनेजर की बात करते हैं तो मैनेजर का काम मैनेज करना होता है, वो प्लान करता है, ऑर्गेनाइज करता है, डायरेक्ट करता है। तो ये सारा काम जो है वो मैनेजर का होता है। देखिए लिखा है आप लोगों के इस बुक में कि लीडर इज़ ए पर्सन हु हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस पीपल टू अचीव द गोल ही विशेस टू अचीव। जो गोल्स अचीव करने का ख्वाहिशमंद है वो लीडर, वो गोल्स अचीव करने के लिए वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हो, उसमें ये एबिलिटी हो कि वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता हो। ए पर्सन हु हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज़ टू फॉलोड बाय पीपल, वो बंदा जिसमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो एबिलिटीज़ पाए जाते हों जिनकी वजह से लोग उसको फॉलो करते हों, तो वो कौन होता है? वो लीडर होता है। और मैनेजर की जहाँ हम बात करते हैं तो मैनेजर के लिए लिखा है ए मैनेजर इज़ ए पर्सन हु ड्रा प्लान्स, डिटरमिन स्ट्रक्चर्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड टेक्स डिसीजन। यानी मैनेजर जो है वो प्लान्स तैयार करते हैं, डिफरेंट प्लानिंग करते हैं और स्ट्रक्चर्स और स्टैंडर्ड्स वो डिटरमिन करते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि अगर काम हो रहा है तो वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हो रहा है, जितने भी जो इस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स हैं उनके मुताबिक वो काम हो रही है, इस चीज़ को वो डिटरमिन करते हैं और वो डिसीजन लेते हैं, डिसीजन वो टेक करते हैं। ए पर्सन हु प्लान, ऑर्गेनाइज, कंट्रोल, डायरेक्ट एंड बजट इन ऑर्डर टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यानी वो बंदा जो प्लानिंग करता है, जो ऑर्गेनाइज करता है, जो कंट्रोल करता है, जो डायरेक्शन देता है, जो बजटिंग करता है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके, तो वो मैनेजर होता है। इसके अलावा लीडरशिप के बारे में लिखा है कि लीडरशिप किसे कहते हैं, तो लिखा है द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल इन ऑर्डर टू मोटिवेट देम टू अचीव व्हाट ए लीडर विशेस टू बी अचीव्ड। यानी लीडरशिप जो है वो एक प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग है कि जिसमें जो लीडर होता है वो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को मोटिवेट करता है, ताकि वो लीडर जो चाहता है, जो गोल्स अचीव करना चाहता है, ताकि वो गोल्स जो है वो अचीव हो जाए, तो उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो लोगों को मोटिवेट करता है, लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसको हम लीडरशिप कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ गाइडेंस, परसुएशन एंड मोटिवेशन ऑफ पीपल टू रीच टूवर्ड सर्टेन एंड्स। जो ख़ास एंड्स होते हैं जो वो लीडर चाहता है उस एंड तक पहुंचाने के लिए जो प्रोसेस ऑफ गाइडेंस होती हैं, जहाँ पे लोगों को गाइड किया जाता है, उनको परसुएशन यानी कायल किया जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है। तो ये जो प्रोसेस है गाइडेंस का, परसुएशन का और मोटिवेशन का, कि सर्टेन एंड्स तक पहुंचा जा सके, तो ये कहलाती हैं लीडरशिप। और जहाँ पे मैनेजमेंट की बात हो रही है तो मैनेजमेंट के बारे में लिखा है, अच्छा जी, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है फेयोल का। फेयोल जो है स्टूडेंट्स, ये हेनरी फेयोल ये एक फ्रेंच इंजीनियर भी थे और एक मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी थे और ये बहुत ज़्यादा मशहूर थे। इनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी है उसकी इन्होंने जब वो थ्योरी इन्होंने बनाई, वो थ्योरी डेवलप की, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी मैनेजमेंट की, तो उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा मशहूर हुई। फेयोल जो थे, इनका जो काम था उसके बारे में कहा जाता है, माना जाता है कि जो मॉडर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्रैक्टिसेस हैं तो उसके लिए वो एक फाउंडेशन थी, एक बुनियाद थी, ये कहा जाता है। तो ये जो हेनरी फेयोल थे तो इन्होंने मैनेजमेंट को इस तरह डिफ़ाइन किया कि मैनेजमेंट इज़ द कंसेप्ट, टेक्निक एंड प्रोसेस दैट इनेबल गोल्स टू बी अचीव्ड इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। यानी इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी कंसेप्ट है, एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी प्रोसेस है जो कि इस बात को यकीनी बनाती है कि गोल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली अचीव हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को पता भी है स्टूडेंट्स के इफ़ेक्टिवली किसे कहते हैं और इफ़िशिएंटली किसे कहते हैं। फिर भी मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इफ़ेक्टिवली मींस के जो जितने भी टास्क है, जो गोल्स अचीव होने हैं तो वो अचीव हो जाए, यानी जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं अगर वो हमें अचीव हो जाए तो इसको हम कहते हैं इफ़ेक्टिवली कोई काम हुआ। लेकिन इफ़िशिएंटली की जहाँ हम बात करते हैं तो वहाँ पे गोल्स को अचीव करना, लेकिन इस तरीके से अचीव करना कि वहाँ पे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम वेस्ट हुए हों,
टाइम की रिसोर्सेज में हम टाइम भी कह सकते हैं, अगर कॉस्ट वगैरह है तो उनका भी हम नाम ले सकते हैं। तो अगर वो बहुत ही ज़्यादा कम यूज़ हुए हैं और हमें ये गोल अचीव हुआ है तो उसको हम कहते हैं इफ़िशियंटली। तो इनका कहना था हेनरी फ्योल का कि मैनेजमेंट वो कंसेप्ट, वो टेक्निक और वो प्रोसेस है जो कि इस बात को यकीनी बनाती हैं कि हमारे जो गोल्स है वो हमें अचीव हो इफ़ेक्टिवली, यानी हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो हमें मिल जाए, और इफ़िशियंटली भी। साथ में इन्होंने इफ़िशियंटली का भी जिक्र किया कि इफ़िशियंट तौर पे, यानी कुछ इस तरीके से कि इसमें हमारा टाइम भी कम लगे, रिसोर्सेज भी कम यूज़ हो और हमें हमारे गोल्स भी अचीव हो जाए। तो मैनेजमेंट वो प्रोसेस होती हैं, इनका कहना था। इसके बाद जो पीटर ड्रॉकर थे तो उनका कहना था कि मैनेजमेंट इज़ टू डिसाइड पर्पस एंड मिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द वर्क प्रोडक्टिव एंड मैनेज सोशल इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। इन्होंने कहा कि मैनेजमेंट जो है, ये मैनेजमेंट उसे कहते हैं कि जिसमें हम डिसाइड करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को और उसके मिशन को। अब यहाँ पे मिशन और पर्पस में क्या फ़र्क है? तो पर्पस जो है वो एक रीज़न प्रोवाइड करती हैं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं तो उसके एग्जिस्ट करने की रीज़न क्या है, उसको हम पर्पस कहते हैं। और जहाँ पे मिशन की हम बात करते हैं तो जो मिशन स्टेटमेंट होता है वो स्पेसिफिक एक्शंस को और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को, कि एक ऑर्गेनाइजेशन के जो स्पेसिफिक एक्शंस और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से, जिनको परफॉर्म करते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद पूरा हो सकता है, इसका पर्पस पूरा हो सकता है, तो उसको जो स्टेटमेंट आउटलाइन करती हैं उसको हम कहते हैं मिशन। यानी मिशन स्टेटमेंट आउटलाइन करती हैं स्पेसिफिक एक्शंस और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को, कि जिनकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस पूरा होता हो, इसको हम मिशन कहते हैं। तो इसका कहना था, जो पीटर ड्रॉकर हैं तो इनका कहना था कि मैनेजमेंट जो है वो इसको कहते हैं कि जहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और उसका मिशन जो है वो क्या है, और ये हम करते क्यों हैं। हमारा मकसद ये होता है कि जो वर्क है उसको हम प्रोडक्टिव बना सकें और जो सोशल इम्पैक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको हम मैनेज कर सकें। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इम्पैक्ट को मैनेज करने के लिए और वर्क को प्रोडक्टिव बनाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस और उसका मिशन जहां हम डिसाइड करते हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है मैनेजमेंट, पीटर ड्रॉकर के मुताबिक। इसके अलावा यहाँ पे लिखा है लीडरशिप कंबाइंस। लीडरशिप जो है वो किन चीज़ों के बेस पे बनी हुई है? तो 3 चीज़ों के बेस पे बनी हुई है। इंट्रांसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स, लर्नड लीडरशिप स्किल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन। इसमें जो फर्स्ट चीज़ है वो इंट्रांसिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स का है, कि कुछ लोग जो है वो ऐसे होते हैं कि वो इनेटली, यानी बाय बर्थ उनमें कुछ ऐसी उनमें क्वालिटीज़ मौजूद होती हैं, कुछ ऐसे ट्रेड्स उनमें मौजूद होते हैं कि उनकी वजह से वो जाके लीडरशिप रोल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं। अब ये ट्रेड्स, ये जो मैंने बात की ट्रेड्स की, जो मैंने बात की इन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो वो कौन से हैं? फर्स्ट वन इसमें है चरिस्मा, कि वो जो लोग होते हैं तो उनमें चरिस्मा होता है। चरिस्मा मीन्स कि वो बाअसर होते हैं, पुरअसर होते हैं, वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं दूसरों को, वो मोटिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा उनमें एम्पैथी होती हैं, उनमें इंटीग्रिटी होती है, यानी सालमियत उनमें होती हैं, उनमें डिसिसिवनेस होती है। डिसिसिवनेस मीन्स कि उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो क्विकली डिसीजन मेकिंग कर सके, कॉन्फिडेंटली डिसीजन मेकिंग वो कर सके, ये एबिलिटी उनमें होती हैं, इसको हम कहते हैं डिसिसिवनेस। तो ये सारे जो जितने भी मैंने आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बाय बर्थ उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फिर जाके वो आगे जाके इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से लीडर्स बनते हैं। तो ये एक हो गया कि एक कैरेक्टरिस्टिक्स या एक पॉइंट आप समझ लें कि लीडर्स में ये होती हैं, और दूसरा ये कि लर्नड लीडरशिप स्किल्स उनमें होते हैं। अब ये भी नहीं होता कि जिनमें इंट्रांसिक पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं जिन लोगों में भी हैं, तो हर कोई जिनमें ये इंट्रांसिक पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं तो वो आगे जाके सब लीडर बने, तो ऐसा भी नहीं होता। उनके लिए फिर ज़रूरी होता है कि वो कुछ लीडरशिप स्किल्स जो है वो लर्न भी करें। तो जो लीडरशिप स्किल्स लर्न किए जाते हैं तो वो ऐसे होते हैं कि एजुकेशन के थ्रू डेवलप किए जा सकते हैं, ट्रेनिंग के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के थ्रू डेवलप किए जा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उनमें अब अगर हम बात करें कि लर्न लीडरशिप स्किल्स क्या क्या हो सकते हैं, तो कम्युनिकेशन करना, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो एबिलिटी है, डिसीजन मेकिंग की जो एबिलिटी है, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो एबिलिटी है,
टीम बिल्डिंग की जो एबिलिटी है, तो ये जो है एजुकेशन के थ्रू, ट्रेनिंग के थ्रू और एक्सपीरियंसेस के थ्रू ये हासिल किए जा सकते हैं। इफ़ेक्टिव लीडर्स जो होते हैं तो वो कंटिन्यूसली कोशिश करते हैं कि अपने उनके जितने भी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके, उनको रिफ़ाइन कर सके, सेल्फ अवेयरनेस के थ्रू, फीडबैक के थ्रू, और इसके अलावा जो ऑन गोइंग लर्निंग होती हैं उसके थ्रू वो कोशिश करते रहते हैं कंटिन्यूसली। और जो लास्ट पॉइंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन। जो सिचुएशन है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना होता है। लीडरशिप में यही नहीं है कि इंट्रांसिक पर्सनैलिटी ट्रेड्स हो और लर्न लीडरशिप स्किल्स हो तो काफ़ी है, ये नहीं है, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिचुएशन भी होनी चाहिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिचुएशन का मतलब ये है कि जो इफ़ेक्टिव लीडरशिप होती हैं उसमें डिफरेंट सिचुएशन के अंदर, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर अपने आप को एडॉप्ट करना भी शामिल होता है। एक ही लीडरशिप अप्रोच जो है वो काम नहीं करती डिफरेंट सिचुएशन के अंदर। अब कोई भी सिचुएशन आ जाए तो उसमें बंदा अगर एक ही अप्रोच अपना रहा है, एक ही लीडरशिप अप्रोच, तो वो इफ़ेक्टिव नहीं है, वो काम नहीं करती। इसीलिए जो जितने भी लीडर्स होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो जो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस हैं उनको एसेस करे और उनके जो ख़ास करके जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर है उसको वो समझे, गोल्स को, चैलेंजेस को समझे और फिर उनके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट करे। और अपने आप को एडजस्ट वो तब कर सकते हैं जब वो फ्लेक्सिबल हो, इनोवेटिव हो और रिस्पॉन्सिव टू चेंज हो, तब जाके वो इस तरह के सिचुएशंस के अंदर ख़ुद को उन सिचुएशन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन 3 चीज़ों से लीडरशिप बनती है। अब इफ़ेक्टिव लीडरशिप वो होती हैं जिसमें जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं वो भी मौजूद हो और कंटिन्यूसली वो कोशिशें भी करते हों कि वो लर्न भी करें डिफरेंट लीडरशिप स्किल्स और फिर वो ख़ुद को इस काबिल भी बनाए कि वो सिचुएशन के साथ एडॉप्ट कर सकते हों, तो तब जाके लीडरशिप जो है वो इफ़ेक्टिव लीडरशिप बनती हैं। इसके बाद लीडर को डिफ़ाइन किया गया है, लिखा है, लीडर्स गाइड पीपल एंड ग्रुप टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स, इन्फ्लुएंस द बिलीव्स, ओपिनियन और बिहेवियर ऑफ पर्सन, ग्रुप और ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप्स को, ग्रुप ऑफ पीपल को या पर्सन को उनके बिहेवियर्स, उनके ओपिनियंस और उनके बिलीव्स को इन्फ्लुएंस करती हैं। कौन करती हैं? लीडरशिप करती है। यानी जो लीडर होता है उसमें ये एबिलिटी होता है, उसके बातों में, उसके कामों में, उसको देखते हुए लोग जो है उनके बिलीव्स, ओपिनियंस और बिहेवियर पे इन्फ्लुएंस होता है, तो वो लीडर होता है। अब ये इसकी ख़ास कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि मैनेजर के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लोगों के बिलीव, ओपिनियन, बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करे। देखिए लीडर क्या करता है, गाइड पीपल एंड ग्रुप टू अकम्प्लिश कॉमन गोल्स। वो गाइडेंस देता है ग्रुप को और ग्रुप ऑफ पीपल को कि किस तरीके से जो है वो जाके गोल्स को अकम्प्लिश कर सकते हैं, वो सिर्फ गाइड करता है। नर्स लीडर जो है उसका क्या काम होता है, तो लिखा है, नर्स लीडर इज़ एबल टू इंस्पायर अदर ऑन हेल्थ केयर टीम टू मेक पेशेंट एजुकेशन एज एन इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ ऑल केयर एक्टिविटीज़। ज़ाहिरी सी बात है, पेशेंट एजुकेशन जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको इंक्लूड करना चाहिए और पेशेंट को एजुकेट करने के लिए नर्स को लीडर होना ज़रूरी होता है, उसमें लीडरशिप एबिलिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसमें लीडरशिप एबिलिटीज़ नहीं होंगी और वो एजुकेशन दे रही होगी तो फिर वो इंस्पायर नहीं कर सकती। तो इसीलिए इंस्पायर करने के लिए, लोगों के बिलीव्स, ओपिनियंस और बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए ज़रूरी है कि नर्स में लीडरशिप के जो क्वालिटीज़ है वो मौजूद हो, लीडरशिप का उसे पता हो, लीडरशिप उसने लर्न किया हो। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि इज़ एबल टू इंस्पायर अदर ऑन द हेल्थ केयर टीम। हेल्थ केयर टीम्स जो है उनको भी वो इंस्पायर करे और पेशेंट को भी वो इंस्पायर करे और जो एजुकेशन है, पेशेंट एजुकेशन, उसको केयर एक्टिविटीज़ का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बना ले। तो ये नर्स लीडर का काम होता है। लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में लिखा है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ में यूनिक पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मौजूद होती हैं, एक्सेप्शनल क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ भी उनमें होनी चाहिए। यानी कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, ट्रेड्स जो होते हैं वो भी ज़रूरी हैं और ट्रेड्स के अलावा जो है वो जो उनकी एक्सपर्टीज़ है वो ज़रूरी होती हैं। एक्सेप्शनल क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ की उनको क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ भी उनकी हो। इसके अलावा रिलेशनशिप विद अदर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो दूसरे लोग हैं उनके साथ उनकी रिलेशनशिप कैसी है, किस तरीके से वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, उनके बिहेवियर्स को, उनके बिलीव्स, उनके ओपिनियंस को, तो ये भी ज़रूरी हैं। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ नर्स के लिए कौन कौन सी होना ज़रूरी हैं। मैनेजमेंट के बारे में लिखा है, कोऑर्डिनेट पीपल टाइम एंड सप्लाईज टू अचीव डिज़ायर्ड आउटकम। लोगों को कोऑर्डिनेट
मैनेजमेंट के अंदर की जाती हैं, टाइम को कोऑर्डिनेट की जाती हैं, जो सप्लाईज होते हैं उनको कोऑर्डिनेट की जाती हैं ताकि जो डिज़ायर्ड आउटकम्स हैं वो अचीव हो सकें। इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती हैं और डिसीजन मेकिंग की जाती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो मैनेजमेंट में आती हैं। मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जो डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, यानी जो डेली एक्टिविटीज़ होते हैं, उनके ऊपर कंट्रोल को वो मेंटेन रख सकें और जो इस्टेब्लिश गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको वो अचीव कर सकें। नर्स एज ए मैनेजर जो है उसका क्या रोल होता है? तो लिखा है विल हैव एन अपॉइंटेड मैनेजमेंट पोजीशन। पहले तो ये कि मैनेजर होने के लिए एक नर्स के पास अपॉइंटमेंट होना चाहिए, मैनेजमेंट पोजीशन उसके पास होनी चाहिए, उसको एक अपॉइंटेड मैनेजमेंट पोजीशन उसके पास हो। एज ए मैनेजर उसको जो है वो लिया गया हो जॉब में, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन में ये बात हो कि वो एज ए मैनेजमेंट जो है वो उसकी अपॉइंटेड की गई है उसको। और इसके अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो जब उसको अपॉइंटेड की जाती हैं, मैनेजमेंट पोजीशन उसकी होती हैं, तो उसको फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाती हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। फिर जब वो उसको पोजीशन भी मिल जाती हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, तो फिर उसका काम क्या होता है? एज ए नर्स मैनेजर वो प्लानिंग स्टाफ रिक्वायरमेंट्स, जो स्टाफ रिक्वायरमेंट्स हैं उनको वो प्लान करती हैं, देखती हैं। परफॉर्मिंग एम्प्लॉई परफॉर्मेंस अप्रेजल, जो एम्प्लॉई परफॉर्मेंस अप्रेजल होते हैं वो परफॉर्म करते हैं एज ए नर्स मैनेजर। परफॉर्मेंस अप्रेजल जो है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन या फिर परफॉर्मेंस रिव्यू भी इसको हम कहते हैं। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये काम आती है कि इसके थ्रू जो एम्प्लॉइज़ की परफॉर्मेंस है उसको असेस किया जाता है। टिपिकली ये एनुअली की जाती हैं या फिर सेमी एनुअली, हर 6 महीने बाद जो है ये की जाती हैं और ये नर्स मैनेजर करते हैं। इसके अलावा कंट्रोलिंग यूज़ ऑफ सप्लाईज़ एंड टाइम, और जो डिफरेंट सप्लाईज़ होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करना, टाइम के ऊपर कंट्रोल करना, ये भी नर्स मैनेजर का काम होता है। मीटिंग बजट एंड प्रोडक्टिविटी गोल्स, और बजट और प्रोडक्टिविटी के जो गोल्स होते हैं उनको मीट करना, ये भी नर्स मैनेजर का ही काम होता है। नर्स मैनेजर ये सारे काम संभाल रहा होता है। लीडरशिप एंड मैनेजमेंट के बारे में लिखा है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट आर इंटरवीन्ड कंसेप्ट। इंटरवीन्ड कंसेप्ट का मतलब ये है कि ये जो मैनेजमेंट और लीडरशिप है ये आपस में जुड़े हुए कंसेप्ट्स हैं। एक दूसरे से आर डिफरेंट भी है लेकिन आपस में जुड़े हुए हैं। डिफ़िकल्ट टू डिस्कस वन विदाउट द अदर, मुश्किल ये है कि अगर एक को छोड़ के दूसरे को डिस्कस किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होती हैं। इसको हम एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते, बेशक ये एक दूसरे से अलग है लेकिन इनको डिस्कस करते हुए हमने एक साथ डिस्कस करनी होती हैं ताकि कंसेप्ट को सही तरीके से डिलीवर कर सके। अ गुड मैनेजर आल्सो शुड बी अ गुड लीडर। अगर एक गुड मैनेजर है तो उसको एक गुड लीडर भी होना चाहिए। अ गुड मैनेजर आल्सो शुड बी ए गुड लीडर, यानी एक गुड मैनेजर जो है उसको एक गुड लीडर भी होना चाहिए। इसके अलावा लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स जो है उनके बारे में लिखा है कि ये जो लीडरशिप मैनेजमेंट स्किल्स है ये कम्प्लीमेंट्री हैं। कम्प्लीमेंट्री का मतलब ये है कि ये कुछ इस तरीके से कंबाइन हुए हैं कि इसके थ्रू एक दूसरे की जो क्वालिटी है वो इन्हेंस होती हैं। यानी लीडरशिप की वजह से मैनेजमेंट की क्वालिटी इन्हेंस हो जाती है। अगर अच्छी लीडरशिप है, अच्छी मैनेजमेंट है तो उसकी वजह से अच्छी लीडरशिप जो है वो क्वालिटी हो जाती है, और अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है तो उसकी वजह से अच्छी मैनेजमेंट क्वालिटी हो जाती हैं। कैन बी लर्नड एंड डेवलप्ड, ये जो लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल्स है तो ये लर्न किए जा सकते हैं, इनको डेवलप किया जा सकता है थ्रू एक्सपीरियंसेस के थ्रू। इम्प्रूविंग स्किल्स इन वन एरिया विल इन्हेंस एबिलिटीज़ इन द अदर। अगर एक एरिया के अंदर हम स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं, फॉर एग्जांपल एज ए मैनेजर हम स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं तो फिर हमारे जो एबिलिटीज़ है एज ए लीडर तो वो भी इम्प्रूव हो जाते हैं। तो इसीलिए लिखा है कि अ गुड मैनेजर आल्सो शुड बी अ गुड लीडर। अगर एक गुड मैनेजर है तो उसके जो लीडरशिप एबिलिटीज़ हैं वो भी इन्हांस हो जाते हैं। मैनेजर पावर एंड अथॉरिटी, अब जो मैनेजर होता है उसके कौन से पावर्स होते हैं, कौन से उसके अथॉरिटीज़ होते हैं, उसके बारे में लिखा है। और आगे लिखा है नर्स मैनेजर है, चूँकि आप लोगों ने आगे जाके अगर मैनेजर बननी भी है तो वो नर्स मैनेजर बननी है, इसीलिए लिखा है कि नर्स मैनेजर के पास कौन सा पावर होता है और कौन सी अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी के बारे में लिखा है
फॉर्मल राइट टू डायरेक्ट ऑर्डर्स ग्रांटेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो अथॉरिटी होती हैं ये एक नर्स को वो ऑर्गेनाइजेशन देती है जहाँ पे वो काम करती हैं, और इसके थ्रू उसके पास ये फॉर्मल राइट होता है कि वो दूसरों को डायरेक्शन दे सकती हैं। पावर, ability to motivate people to get things done with or without the formal right it granted by the organization। पावर जो होती है वो खुद ब खुद उनमें आ जाती है, ज़रूरी बात नहीं है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो पावर भी ग्रांटेड करे, पावर ख़ुद उनमें आ जाती है, और पावर उनकी वो एबिलिटी है जिसके थ्रू वो लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं कि चीज़ों को इस तरीके से काम जो है वो करना है, चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करना है। तो वो पावर जो है वो उनकी वो एबिलिटी है कि जिसके थ्रू वो मोटिवेट करते हैं लोगों को। अब मे भी उनको पावर भी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फॉर्मली मिल सकती है, लेकिन अगर ना भी मिले तो उनमें ख़ुद में ये पावर हो जाती है, क्योंकि अथॉरिटी जब मिलती है तो अथॉरिटी से पावर ख़ुद ब खुद आ जाती हैं। एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स टू एकम्प्लिश गोल्स, यानी नर्स मैनेजर जो है उसके पास ये एबिलिटी भी होती है कि वो गोल्स को एकम्प्लिश करने के लिए दूसरों को इन्फ्लुएंस कर सकती हो। इसके अलावा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडरशिप के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आप लोगों का एक टॉपिक है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लीडरशिप। उसमें फर्स्ट वन है फॉर्मल लीडरशिप। फॉर्मल लीडरशिप के अंदर पोजिशनल अथॉरिटी के बारे में लिखा है कि फॉर्मल लीडरशिप के लिए ज़रूरी है कि पोजीशनल अथॉरिटी हो, एक ख़ास पोजीशन हो और उस पोजीशन के अंदर उसको एक अथॉरिटी जो है वो दी जाती है। फॉर्मल लीडरशिप के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अथॉरिटी ना हो, पोजीशन ना हो। जब अथॉरिटी नहीं होगी, पोजीशन नहीं होगी, तो फिर वो इनफॉर्मल लीडरशिप होगी। लिखा है फॉर्मल लीडर्स होल्ड पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की सच एज मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और एग्जीक्यूटिव्स। यानी इसका मतलब ये है कि फॉर्मल लीडर्स जो है उनके पोजीशंस होते हैं, पोजीशन ऑफ अथॉरिटी होती हैं, उनकी एक ख़ास अथॉरिटी उनको ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मिली होती है, जैसे कि वो मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं या फिर एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। तो ये उनको एक अथॉरिटी जो है वो मिली होती है। एग्जीक्यूटिव्स किसे कहते हैं? एग्जीक्यूटिव्स मीन्स के जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती हैं या फिर सुपरवाइज़र की जो अथॉरिटी होती हैं वो एग्जीक्यूटिव्स कहलाती हैं। तो इस तरह उनको अथॉरिटी जो है वो दी जाती हैं, एक ख़ास पोजीशन उनकी होती है फॉर्मल लीडरशिप में। अगर आप लोगों से पूछा जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए आप लोगों के पेपर में कि फॉर्मल लीडरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे, तो उसमें फर्स्ट वन आप इसी तरीके से लिखेंगे पोजीशनल अथॉरिटी, और उसके बारे में लिखेंगे कि फॉर्मल लीडर्स जो होते हैं तो उनको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी उनके पास होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की के अंदर, जैसे कि वो मैनेजर्स की अथॉरिटी हो गई या डायरेक्टर्स की अथॉरिटी हो गई या एग्जीक्यूटिव्स की अथॉरिटी हो गई, इसी तरह। और दूसरा पॉइंट है ऑफिशियल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फॉर्मल लीडरशिप के अंदर ऑफिशियल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। They have defined roles and responsibilities outlined in job description or organizational chart। उनके क्या होते हैं? एक ख़ास defined roles और responsibilities होते हैं, या तो उनके job description में वो outline किए गए होते हैं या फिर जो organizational chart होते हैं वहाँ पे वो outline किए गए होते हैं। इसके अलावा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी भी उनको होती हैं। फॉर्मल लीडर्स टिपिकली हैव अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस, एलोकेट रिसोर्सेज एंड सेट गोल्स फॉर देयर रिस्पेक्टिव एरियाज। जहाँ जहाँ पे उनको पोजीशन दी गई है, जहाँ जहाँ पे उनको पोजीशन ऑफ अथॉरिटी दी गई है, तो वहाँ वहाँ पे उनके पास डिसीजन बनाने की अथॉरिटी होती है, रिसोर्सेज को एलोकेट करने की अथॉरिटी होती हैं और गोल्स सेट करने की अथॉरिटी होती हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन चैनल होता है फॉर्मल लीडरशिप में। इसमें क्या होता है? दे ऑफन यूज एस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन चैनल टू डिसेमिनेट इंफॉर्मेशन एंड डायरेक्टिव्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब वो क्या करते हैं? अब वो यहाँ पे जो इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, जो पहले से इस्टेब्लिश होते हैं, वो यूज़ करते हैं और उसके थ्रू इन्फॉर्मेशन को वो डिसेमिनेट करते हैं, फैलाते हैं, एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। जो जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डायरेक्टिव्स होते हैं, हिदायत वगैरह होती हैं, तो वो इस्टेब्लिश्ड कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू करते हैं। अकाउंटेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन।
यानी वो जवाबदेह अब किसको होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो कौन करता है। तो फॉर्मल लीडरशिप के अंदर अकाउंटेबिलिटी और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो है वो लाजमी है। फॉर्मल लीडर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल फॉर परफॉर्मेंस ऑफ देयर टीम्स आर डिपार्टमेंट्स। उनका जो टीम होता है, उनका जो डिपार्टमेंट होता है, उनके परफॉर्मेंस के लिए वो लीडर्स जो है, फॉर्मल लीडर्स, वो अकाउंटेबल होते हैं, वो जवाबदेह होते हैं। एंड देयर परफॉर्मेंस इज टिपिकली इवैल्यूएटेड थ्रू फॉर्मल प्रोसेस, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो फॉर्मल प्रोसेसेस के थ्रू इवैल्यूएट की जाती हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखें इनफॉर्मल लीडरशिप। इनफॉर्मल लीडरशिप के बारे में लिखा है कि इनफॉर्मल लीडरशिप के अंदर जो इन्फ्लुएंसिंग है वो इमर्जेंट होती है। इमर्जेंट इन्फ्लुएंसिंग का मतलब ये है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से नहीं दी गई होती, वो कोई अथॉरिटी की वजह से नहीं आई होती हैं, वो बस आ जाती है कि इंसान में वैसे ही वो एबिलिटी होती हैं कि वो इन्फ्लुएंस कर सकता हो किसी ग्रुप ऑफ पीपल को या फिर अपनी टीम को। तो इसको हम कहते हैं इनफॉर्मल लीडरशिप। तो इनफॉर्मल लीडरशिप के अंदर इमर्जेंट इन्फ्लुएंस होती हैं। लिखा है इनफॉर्मल लीडर्स मे नॉट होल्ड फॉर्मल पोजीशंस ऑफ अथॉरिटी। देखिए, इनके पास कोई पोजीशन ऑफ अथॉरिटी नहीं होती फॉर्मल लीडरशिप की तरह, बट एक्सर्ट इन्फ्लुएंस थ्रू पर्सनल क्वालिटीज़, एक्सपर्टीज़ और रिलेशनशिप। लेकिन ये इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनल क्वालिटीज़ के थ्रू या अपनी एक्सपर्टीज़ के थ्रू या फिर रिलेशनशिप्स के थ्रू ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। तो इसको कहते हैं इमर्जेंट इन्फ्लुएंस। और इनके सोशल नेटवर्क्स भी होते हैं। दे ऑफन बिल्ड स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स एंड रिलेशनशिप विद इन ऑर्गेनाइजेशन। उनकी जो टीम, उनकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं उसके अंदर वो डिफरेंट स्ट्रॉन्ग नेटवर्क्स बनाते हैं, रिलेशनशिप्स बनाते हैं, और इसके थ्रू वो गेनिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम देयर पीयर्स आर सबऑर्डिनेट्स। उनके जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, उनसे वो इस रिलेशनशिप के थ्रू, इस स्ट्रॉन्ग नेटवर्क के थ्रू ट्रस्ट जो है वो हासिल करते हैं और रिस्पेक्ट हासिल करते हैं। Expertise and experience. Informal leaders may possess specialized knowledge, skills, or experience that make them influential within specific area or domains. जो इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं तो उनमें बहुत सारे ऐसे एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जैसे कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज उनको हासिल हो सकती हैं, स्पेशल उनके कोई स्किल्स हो सकते हैं, उनके स्पेशलाइज्ड एक्सपीरियंस हो सकते हैं, जिनकी वजह से वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस, वो नॉलेज, वो स्किल्स उनको इन्फ्लुएंशियल बनाती हैं एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर या एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर। रोल मॉडलिंग एंड मेंटरशिप। दे मे सर्व एज रोल मॉडल्स आर मेंटर टू अदर्स। ये जो इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं ये मे भी दूसरों के लिए रोल मॉडल हो सकते हैं, मेंटर्स हो सकते हैं, जो कि प्रोवाइड गाइडेंस, सपोर्ट एंड एडवाइस आउटसाइड ऑफ फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। इनकी कोई फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर नहीं होती, उसके अलावा भी ये आउटसाइड फॉर्मल रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर ये लोगों को गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं उन लोगों को जिनके लिए ये रोल मॉडल्स होते हैं, जिनके लिए ये मेंटर्स होते हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस। Informal leaders play a significant role in shaping organizational culture, norms, and values through their behavior and interaction. ये जो इनफॉर्मल लीडर्स होते हैं तो ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर होते हैं उनको शेप करने में। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आगे हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन कल्चर होती क्या है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को शेप करने में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नॉर्म्स को, वैल्यूज़ को शेप करने में बहुत बड़ा किरदार होता है इनफॉर्मल लीडर्स का। वो अपने बिहेवियर, अपने इंटरेक्शंस के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को शेप करते हैं। चेंज एजेंट भी वो होते हैं। लिखा है इनफॉर्मल लीडर्स कैन कैटलाइज चेंज इनिशिएटिव्स और फैसिलिटेट कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क अक्रॉस डिफरेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंज आनी है तो उस चेंज को कैटलाइज करने के लिए, उसको स्पीड अप करने के लिए इनफॉर्मल लीडर्स वहाँ पे रोल प्ले कर सकते हैं। या फिर एक टीम वर्क अगर हो रही है तो उसमें कोलैबोरेशन को फैसिलिटेट करने के लिए वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके अलावा देखिए डिफरेंट लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कहते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है उसको हम टैक्टिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। और जो
फोर्थ लाइन और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होती हैं, इसको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। मे बी एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। लिखा है मैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस इज टिपिकली ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट लेवल्स ईच विद डिस्टिंक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज स्कोप एंड अथॉरिटी। द कॉमन लेवल ऑफ मैनेजमेंट और यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैनेजमेंट होती हैं तो वो टिपिकली कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज होती हैं, उसको कुछ इस तरीके से तरतीब दी गई होती है कि उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं और हर लेवल के अंदर उनके अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अलग अलग स्कोप्स और अलग अलग अथॉरिटीज़ होते हैं। अब उसमें जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है जिसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कहते हैं वो कौन सी है, उसमें क्या होता है। तो लिखा है उसमें जो रोल होता है तो वो ये है कि आल्सो नोन एज सीनियर और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग स्ट्रेटेजिक डिसीजंस दैट शेप द ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे रोल के बारे में अगर हम देखें तो इनका रोल, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है टॉप लेवल मैनेजमेंट की कि ये स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेते हैं, हिकमत अमली अपनाते हैं, हिकमत अमली अपने पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी स्ट्रेटजीज़ हैं उसके डिसीजंस ये लेते हैं और जो ओवरऑल डायरेक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का उसको ये शेप करते हैं, इनका ये काम होता है। और ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती हैं इसको हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी कहते हैं, इसको हम सीनियर और इसको हम एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये आप लोगों ने याद रखनी है, मैं भी आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को देख लें कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनकी क्या होती हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होती हैं कि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं उनको सेट करते हैं, पॉलिसीज़ फार्मुलेट करते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स जो है वो ये लोग बनाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो दूसरे जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके सामने। स्टेक होल्डर्स वो पीपल या वो ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि एक बिज़नेस के अंदर जो शेयर देते हैं उसको हम कहते हैं उनको स्टेक होल्डर्स। तो बाहर जो स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं तो उनके सामने अपने ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करना ये काम होता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। पोजीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंक्लूड रोल सच एज सीईओज़ जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर होते हैं, सीएफओज़ जो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो, और सीओज़ जो है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर्स वो, ये जो पोजीशंस हैं ये इंक्लूड है टॉप लेवल मैनेजमेंट में। इसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो मैंने आप लोगों को बताई ये बात कि इसको हम टेक्टिकल मैनेजमेंट भी कहते हैं। टेक्टिकल असल में कहते हैं कि जब हम जो स्ट्रेटजीज़ होते हैं उनको जब हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिक एक्शंस की इम्प्लीमेंटेशन पे जब हमारा फोकस होता है तो उसको हम कहते हैं टेक्टिकल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे रोल क्या है कि जितने भी स्ट्रेटजीज़, जितने भी गोल्स, जितने भी पॉलिसीज़ वगैरह फार्मुलेट होती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर, अब यहाँ मिडिल लेवल मैनेजमेंट में उनको हम एक्शन में लाते हैं तो इसीलिए इसको कहते हैं टेक्टिकल मैनेजमेंट। लिखा है मिडिल लेवल मैनेजर्स एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ ट्रांसलेटिंग स्ट्रेटेजिक गोल इनटू एक्शनेबल प्लान। यानी अब जो मिडिल लेवल मैनेजर्स हैं ये एज ए ब्रिज के तौर पे ये काम देते हैं जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ हैं उनके दरमियान। यानी जो स्ट्रेटेजिक गोल्स जो टॉप लेवल मैनेजमेंट में बनते हैं तो उनको ये ट्रांसलेट करते हैं, उनको ये लाके एक्शनेबल प्लानिंग जो है उसमें तब्दील करते हैं और प्लान बनाते हैं और वो प्लान जो है वो फिर एक्शन में लाए जाते हैं। अब यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, जो पॉलिसीज़ जो बनाए गए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो एक्टिविटीज़ हैं इन डिपार्टमेंट्स के दरमियान तो उन डिपार्टमेंट्स के दरमियान जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करना ये मिडिल लेवल मैनेजर्स का काम होता है। और डे टू डे ऑपरेशंस जो हो रहे होते हैं स्पेसिफिक यूनिट्स और डिविजन्स के दरमियान तो उनको मैनेज करना ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। पोजीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल इंक्लूड डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिविजनल मैनेजर्स एंड रीजनल मैनेजर्स। यानी हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने जो मैनेजर्स होते हैं तो वो इसकी एग्जांपल है। या फिर डिविजनल मैनेजर्स की हम बात करें तो डिविजनल मैनेजर्स जो है अगर एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें डिवीज़न जो है वो की जाती है प्रोडक्ट लाइन के बेस पे या जियोग्राफिक रीजन्स के बेस पे या कस्टमर के जो सेगमेंट्स होते हैं या फिर दूसरे क्राइटेरियाज वो रख सकते हैं तो उसके बेस पे। तो उसके बेस पे जब डिवीज़न के बेस पे इस तरह डिवाइड की जाती हैं प्रोडक्ट लाइन के बेस पे या सेगमेंट के बेस पे, कस्टमर सेगमेंट के बेस पे,
तो फिर उनको उनको हर एक डिवीज़न के अपने अपने मैनेजर्स होते हैं, तो उनको हम कहते हैं डिविजनल मैनेजर्स। और रीजनल मैनेजर्स की जहाँ हम बात करते हैं तो वो जब मल्टीपल लोकेशंस या फिर ब्रांचेस जब होते हैं किसी एक डिफाइंड जियोग्राफिक रीजन के अंदर, कोई एक रीजन दिया जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक मैनेजर को, तो वो कहलाता है रीजनल मैनेजर। तो इसमें रीजनल मैनेजर्स जो है वो भी एग्जाम्पल हैं। तो ये एग्जाम्पल्स वगैरह ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, इससे MCQs बन सकते हैं। थर्ड वन जो है वो फ्रंट लाइन और फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट है। फ्रंट लाइन मैनेजमेंट को हम फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट भी कहते हैं और इसको हम ऑपरेशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। आल्सो नोन एज ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी मैनेजमेंट। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी इसको हम कहते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट सुपरविजन होती हैं। इसमें जो मैनेजर्स होते हैं वो वर्कर्स से उनका काम होता है, वो डायरेक्टली जो वर्कर्स होते हैं उनको देख रहे होते हैं, उनको सुपरवाइज कर रहे होते हैं, इसीलिए इसको हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। फ्रंट लाइन मैनेजर्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन ओवरसीइंग द वर्क ऑफ नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़। जो नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो जो वर्कर्स होते हैं, तो उनको ये डायरेक्टली देख रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको फ्रंट लाइन या फिर सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहा जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे टास्क जो है वो असाइन करना, डेली ऑपरेशंस को सुपरवाइज करना, वर्क क्वालिटी को इंश्योर करना कि क्वालिटी वर्क हो रही है, और इमीडिएट गाइडेंस जो है वो एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करना, ये यहाँ पे जो सुपरवाइज़र्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पोजीशंस यहाँ पे देखिए, टीम लीडर्स का पोजीशन हो सकता है, सुपरवाइज़र का, और फोरमैन जो है उसका। फोरमैन जो है हम इंचार्ज को कहते हैं, जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स का जो इंचार्ज होता है तो उसको हम फोरमैन भी कहते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो यहाँ पे दी गई हैं, तो उसमें कुछ आप लोगों को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को। अगर आप लोगों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स अभी तक नहीं हुए हैं तो उसमें आप लोगों को अगर ये बुक फॉलो की जा रही है तो एज ए क्वेश्चन की शक्ल में भी ये आप लोगों से पूछी जा सकती है, और MCQs भी इसमें बहुत सारे हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी अगर हम देखें तो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी टॉप लेवल में कैसी होगी, मिडिल लेवल में कैसी होगी, और फ्रंट लाइन मैनेजमेंट जो है उसमें कैसी होगी। तो फर्स्ट वन जो टॉप लेवल है उसमें स्ट्रेटेजिक डिसीजंस अफेक्टिंग द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ पे जो डिसीजंस होते हैं वो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस मीन्स के डिफरेंट स्ट्रेटजीज वहाँ पे बनते हैं जो कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन को इंटायरली अफेक्ट करते हैं। और अगर हम मिडिल लेवल में डिसीजन मेकिंग की बात करें तो वहाँ पे टेक्टिकल डिसीजंस होते हैं जो कि स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स या यूनिट्स के लिए होते हैं। अब यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डिसीजन किसे कहते हैं और टेक्टिकल डिसीजन किसे कहते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को बताती चलूँ कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होते हैं ये ब्रॉड और लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं जो कि ओवरऑल डायरेक्शंस जो होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन की उसके सक्सेस के लिए तो उसको शेप करती हैं। और जहाँ पे टेक्टिकल डिसीजन की हम बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक और शॉर्ट टर्म डिसीजंस होते हैं जिनका फोकस होता है कि स्ट्रेटेजिक गोल्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, और जितने भी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स जो किए जाते हैं स्ट्रेटेजिक तो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए ऑपरेशनल लेवल के ऊपर, तो इसको कहते हैं टेक्टिकल डिसीजन। तो टेक्टिकल डिसीजन जो है वो किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट या यूनिट के लिए भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसकी वजह से पूरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अफेक्ट हो। जहाँ पे हम फ्रंट लाइन की बात करते हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग की, तो वहाँ पे ऑपरेशनल डिसीजन जो है वो होते हैं, और वो ऑपरेशनल डिसीजन डे टू डे टास्क जो होते हैं उनके बारे में होते हैं कि डे टू डे जो ऑपरेशंस होते हैं तो उनके लिए डिसीजंस होते हैं कि ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, और डायरेक्ट वहाँ पे जो है गाइडेंस उनको मिलती है जो वर्कर्स होते हैं उनको, जो फ्रंट लाइन मैनेजर होता है उसकी तरफ से, यानी सुपरवाइजर या फोरमैन जो होता है उसकी तरफ से। अब स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में स्कोप ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप एंड एक्सटर्नल फोकस। ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप होती हैं ब्रॉडली, और एक्सटर्नल फोकस होता है जो एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स वगैरह होते हैं उन पे फोकस होता है, अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको एक्सटर्नली रिप्रेजेंट करने पे फोकस होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे डिपार्टमेंट या डिविजन्स जो होते हैं उनके ऊपर फोकस होता है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी, डिपार्टमेंट्स के ऊपर और डिविजन्स के ऊपर। फ्रंट लाइन में जो इमीडिएट टीम या यूनिट जो होते हैं उन पे फोकस होता है, और ये इंटरनल फोकस होता है। ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है।
टाइम हॉरिजन का अगर देख लें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसमें जो प्लानिंग जो विजन होती हैं वो लॉन्ग टर्म होती हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंदर मीडियम टर्म प्लानिंग और गोल एग्जीक्यूशन होती हैं। गोल एग्जीक्यूशन मीन्स के गोल के ऊपर जो अमल दरामद होती हैं वो मीडियम टर्म होती हैं, ना बहुत शॉर्ट होती है ना बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, तो मीडियम इसीलिए इसको कहते हैं। और फ्रंट लाइन जो है उसमें शॉर्ट टर्म टास्क और डेली ऑपरेशंस जो है वो होते हैं, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग इसमें नहीं होती। कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर जो कम्युनिकेशन होती हैं तो वहाँ पे फोकस उसका एक्सटर्नल स्टेक होल्डर के साथ और ऑर्गेनाइजेशनल विजन सेट करने के साथ होती हैं, कम्युनिकेशन का फोकस। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो, अब यहाँ पे मिडिल लेवल जो मैनेजमेंट है वो बैलेंसिंग कम्युनिकेशन बिटवीन टॉप एंड फ्रंट लाइन और टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है उसके दरमियान कम्युनिकेशन को बैलेंस करना, एज ए ब्रिज के तौर पे काम करना मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है। कि इसकी वजह से ये बात इंश्योर होती है कि गोल जो है वो अंडरस्टूड किए जा रहे हैं, जो गोल जो स्ट्रेटजीज़ बन रहे हैं टॉप लेवल के अंदर वो फ्रंट लाइन वालों को समझ आ रही हैं। इस बात को यकीनी बनाने के लिए जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन का फोकस होता है वो इनके दरमियान एज ए ब्रिज के तौर पे काम करना होता है। और फ्रंट लाइन में कम्युनिकेटिंग स्पेसिफिक टास्क कैन इंश्योर दियर एग्जीक्यूशन, इसमें कम्युनिकेशन जो होती है वो स्पेसिफिक टास्क पे होती हैं और फिर इस बात को इंश्योर किया जाता है कि उस पर अमल दरामद हो रही है। स्किल और एक्सपर्टीज़ को अगर हम देखें तो टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, लीडरशिप होती है, वहाँ पे विजन होती है, विजन बनती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्लानिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है और इंटरपर्सनल स्किल्स जो है उस पर काम होती हैं। फ्रंट लाइन की अगर हम बात करें तो उसमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़, यानी जो लोग होते हैं वो वर्कर्स होते हैं, तो उनमें टेक्निकल एक्सपर्टीज़ जो है उस पे काम किया जाता है, उसके स्किल्स जो है वो वहाँ पे होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग के और पीपल मैनेजमेंट के, लोगों को डायरेक्टली जो है वो सुपरवाइज़ किया जाता है और डायरेक्टली उनको मैनेज किया जाता है। अच्छा स्टूडेंट्स, तो ये काफ़ी एक बड़ा लेक्चर बन गया, तो काफ़ी है आज के इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई हैं। ये ज़्यादातर टर्मिनोलॉजीज़ थे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और टॉप लेवल, मिडिल लेवल और फ्रंट लाइन जो मैनेजमेंट है इसके बारे में जो चीज़ें हमने डिस्कस की ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आप लोगों ने सही तरीके से याद करनी है। मे बी आप लोगों के मिड टर्म पेपर में एज ए क्वेश्चन आप लोगों से ये पूछी जा सकती है, या फिर MCQs आपके फाइनल पेपर में। तो बहुत सारे MCQs भी हमने डिस्कस किए जो कि आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सही से समझ आ गई हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है, अगर किसी जगह समझ नहीं आई तो अपना क्वेश्चन डाल ले कमेंट सेक्शन में। मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब इससे आगे कंटिन्यू करूँगी तो आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।